प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नेतृत्व से नाराज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज एक स्थान पर इकट्ठा होकर बैठक आयोजित किए। इसके पूर्व ही एक बार पार्टी के असंतृप्त नेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भारी शशिधर रेड्डी के निवास पर बैठक किए थे। प्रदेश कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने आज बैठक कर निर्णय लिया कि दिल्ली जाकर रेवंत रेड्डी तथा मनिक्कम ठाकुर की व्यवहार शैली पर शिकायत करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग है कि रेवंत रेड्डी को अध्यक्ष पद से हटाकर पहले से कांग्रेस में रह रहे लोगों को ही इस पद पर बैठाना चाहिए। यह ऐसा हो तो आज की इस बैठक पर पार्टी आलाकमान काफ़ी गंभीर होकर हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बोसराजू ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को फ़ोन किए। उन्होंने नेताओं को सुझाया कि किसी प्रकार की समस्या हो तो उसे सीधे सोनिया गांधी या राहुल गांधी से कहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की बैठकें आयोजित कर निर्णय लेने से पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार के भविष्य में कदम न उठाने का भी उन्होंने नेताओं को सुझाव दिया। तेलंगाना सशस्त्र किसान आंदोलन के योद्धा मल्ला स्वराज्यम के निधन पर राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपनी शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र संघर्ष में स्वराज्यम की साहसिक भागीदारी कई लोगों के लिए प्रेरणा रही है। तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन की योद्धा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की सदस्य व पूर्व विधायक मल्लू स्वराज्यम का हैदराबाद के बंजारा स्थित केयर अस्पताल में कल रात निधन हो गया। मल्लू स्वराज्यम का पार्थिव शरीर लोगों के दर्शनार्थ पार्टी कार्यालय एमबी भवन में रखा गया। यहीं से स्वराज्यम का पार्थिव शरीर नलगोंडा भी भेज दिया गया। आज मध्याह्न 1 बजे पार्टी कार्यालय में अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात नलगोंडे में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात 3:30 बजे मल्लू स्वराज्यम का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द कर दिया गया। वामपंथी परंपरानुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके परिजन आदि पार्टी के नेता उपस्थित थे। राज्य की मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि मल्लू स्वराज्यम शब्द बंदूक की गोली जैसे निकलते थे और उन्होंने बातों के गीत में बदलकर जनता तथा महिलाओं में चेतना जगाते थे। मंत्री ने कहा कि स्वराज्यम तेलंगाना आंदोलन में भाग लेकर निरंकुश निजाम का डटकर सामना करने वाली धीर नारी थी। मल्लू स्वराज्यम का निधन होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद स्थित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट पार्टी कार्यालय एमबी भवन लाया गया। मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव ने स्वराज्यम के पार्थिव शरीर के दर्शन कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पालकुर्ती में चाकली ऐलम्मा, देवुलपल्ली वेंकटेश्वर राव, पुच्चलपल्ली सुंदरैया, भीम रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी जैसे उद्दंड नेताओं के साथ मिलकर मल्लू स्वराज्यम ने काम किया था कहकर मंत्री ने उनके सेवाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि मल्लू स्वराज्यम का पालकुर्ती क्षेत्र से काफ़ी गहरा लगाव एवं संबंध है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन महिला जगत तथा आंदोलनों के लिए सदा याद किया जाएगा। క్రమశిక్షణగా పనిచేసే ఒక మహిళగా దేశంలో మంచి పేరు సంపాదించింది. ఆమెను చూస్తే మన స్ఫూర్తి తీసుకొని పనిచేయాలనేది మొదటి కోరిక. ఆమె మాట్లాడే తీరు కానీ ఆమె పద్ధతి కానీ నేను ఫాలో అయ్యాను. ఆమె పోరాటాలంటే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు. ఆమె చనిపోవటం తెలంగాణకు, తెలుగు ప్రజలకు, భారతదేశానికి टीआरएस पार्टी के एमएलसी कविता ने कहा कि निजाम की निरंकुशता, मुहंतर जवाब देने वाली धैर्यशाली महिला मल्लू स्वराज्यम थी। उन्होंने कहा कि स्वराज्यम की मौत के साथ तेलंगाना की महायोद्धा की शताब्दी समारोह हो गई है। कविता ने कहा कि तेलंगाना के समाज के लिए एक प्रेरणा थी। टीआरएस एमएलसी कविता आज प्रातः हैदराबाद स्थित एमबी भवन जाकर तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन की योद्धा मल्लू स्वराज्यम के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कविता ने स्वराज्यम के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा कि हम जैसे आंदोलनकारियों के लिए मल्लू स्वराज्यम एक आदर्श और प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बंदूक उठाने वाली पहली महिला के रूप में स्वराज्यम ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। तेलंगाना समाजानिके पूर्तिवंतंगा निलिचिनटुवंटि महिला
ఇవాళ వారు జరిగిపోవడం అనేటటువంటిది తెలంగాణలో ఒక తరం జరిగిపోయినట్టుగా, ఒక శకం ముగిసిపోయినట్టుగా చాలా బాధగా ఉన్నది. ఎందుకంటే వారి లాంటి ఉద్యమకారులు యావత్తు తెలంగాణలో స్ఫూర్తి నింపినటువంటి వ్యక్తులు. వారు ఆనాడు పోరాటం చేసినటువంటి సందర్భంలో మొత్తం తెలంగాణలోనే తుపాకీ పట్టినటువంటి మొట్టమొదటి మహిళగా వారు కీర్తిగాంచినారు. ఆనాడు నిజాం ప్రభుత్వం వారి మీద 10,000 రూపాయలు మరి ప్రకటించిందంటే వారు ఎంత గొప్పగా ఉద్యమం చేసిందో, ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి చొచ్చుకొని పోయి వారు నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం కోసం పనిచేసిందన్నది స్పష్టమవుతా ఉన్నది. मल्लू स्वराज्यम की पौत्री तथा पौत्रों ने बताया कि उनकी दादी ने जहां कहीं भी अन्याय होने पर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने तथा हर अन्याय के खिलाफ कमर कस के सबका सामना किया था। दिवंगत मल्लू स्वराज्यम के पौत्र पौत्रियों ने बताया कि आज तक भी वे अपनी दादी के नक्शे कदमों पर ही चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मल्लू स्वराज्यम के पौत्र पौत्रियों के रूप में जन्म लेना यह हमारा सौभाग्य है। ने शोकमय कंठ से कहा कि हमारी दादी का निधन हमारे परिवार तथा समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। पौत्र तथा पौत्रियों ने बताया कि वे अपने दादियों के कहे अनुसार ही जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलने का भी आश्वासन दिया। అదృష్టంగా భావిస్తాం. రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ వెట్టిపై కానీ బానిసత్వంపై కానీ మహిళా హక్కుల కోసం కానీ సామాజిక చైతన్యం కోసం కానీ సమాజంలో ఉన్న దోపిడీ పైన కానీ శ్రామిక దోపిడీ పైన కానీ పిడికిలెత్తి ఆకాశం వైపు బిగించిన ప్రతి ఒక్క యువతీ యువకులకి వాళ్ళందరికీ తను నానమ్మే. మేమే కాదు, మాకే కాదు నానమ్మ. మేము చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మేము మమ్మల్ని ఏదో మామూలుగా ఏదో ప్రేమతో పెంచినట్టు కాకుంటే విలువలతో పెంచారు మా అమ్మమ్మ. పోరాటం చేసింది, మేము దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాము. మేము ఎంతో కొంత సొసైటీకి విల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్. ఆమెని మర్చిపోనీయము, ఆమెని ఎప్పుడు ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు. भारतीय जनता पार्टी के राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने आज पार्टी जिला शाखा अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में नलगोंडा, खम्भम तथा संयुक्त वरंगल जिलों को छोड़ शेष सभी जिलों के अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ बंडी संजय की यह बैठक काफ़ी गर्मागर्मी से चली। इस बैठक में जिलों में पार्टी की परिस्थितियों की स्थिति पर बातचीत कर क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं की कार्यशैली, पार्टी को सशक्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों तथा उठाए जाने वाले कदमों पर संजय ने जिला अध्यक्षों का मार्गदर्शन किया। संजय ने बताया कि आगामी चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए पार्टी की आक्रामकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। यह भी पता चला है कि बंडी संजय ने गत दिनों किए गए दिशा निर्देशों को कहां तक और किस प्रकार से अमल किया गया, इसकी भी जानकारियां जुटाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईटेला राजेंद्र का जन्मदिन कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में मनाया गया। शामीरपेट स्थित उनके निवास स्थान पर जन्म दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। आज यहां आयोजित जन्मदिवस समारोह में स्वयं ईटेला राजेंद्र भाग लिए। इस अवसर पर उनके परिजनों तथा पार्टी के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। इस प्रकार ईटेला राजेंद्र के समर्थकों, प्रशंसकों आदि ने ईटेला को शाल उड़ाकर उनका भव्य सम्मान कर जन्मदिन की बधाइयां दिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईटेला राजेंद्र का जन्मदिन कार्यक्रम उस्मानिया विश्वविद्यालय जेएससी के तत्वावधान में भव्य रूप से आयोजित किया गया। उस्मानिया विश्वविद्यालय आर्ट्स कॉलेज के सामने आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थी नेता उपस्थित थे। यहाँ उस्मानिया विश्वविद्यालय कैंपस में ईटेला राजेंद्र का जन्मदिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर ईटेला राजेंद्र के प्रशंसक आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर एक बड़ा भारी केक काटकर उन्हें ईटेला के प्रति अपनी आत्मीयता एवं सम्मान प्रकट किया गया और ईटेला को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद चेयरमैन तूला उमा, मुदिराज महासंघ के महासचिव बाबैया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी
संयुक्त कार्रवाई समिति के नेता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। ఒక స్ఫూర్తితో ఏదైతే సాకారం చేసుకున్నామో కానీ వాళ్ళ తెలంగాణ కొంతమంది చేతిలోకి పోయి వాళ్ళు ఒక కుటుంబ పాలన, నియంతృత్వ పాలన, నియంత పాలన, గడిల పాలన, ఒక రాజరిక పాలన కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ఒక ఆనాడి ఉద్యమ నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభను గడగడలాడించి 1200 మంది ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్న విద్యార్థుల ఉద్యమ నాయకుల త్యాగాల ఫలితాన్ని తిరిగి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామిక విలువలను కాపాడడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి గొప్ప మహనీయుడు ఈటల రాజేందర్ గారు. ఈయన ఉద్యమంలో ఆయనకు ఎంతో తోడుగా ఈరోజు యువతకు నిలబడి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంతోమంది జైళ్ళకు పోతే వందలాది మందిని సొంత డబ్బుతో తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంటికాడ తల్లిదండ్రులకు దున్నటువంటి ఘనత ఈటల రాజేందర్ గారిది. जवाहर नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परिधि में स्थित CRPF अरुंधति नगर के सर्वे नंबर 706, 767 नंबर स्थित भाग अवैध कब्जों को शिकार हो रही कहकर यहां भूमि के लाभार्थियों ने चिंता प्रकट की। यहाँ स्थानीय लोगों ने चिंता प्रकट करते हुए बताया कि परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाए लाभार्थियों को सरकार ने आवासों के लिए 6 एकड़ भूमि आवंटित की थी। इस भूमि पर नजर गाड़े बैठे कब्जेदारों ने यहाँ भैंसों की दुड्डी बनाकर जमीन का अवैध रूप से कब्जा किए हैं। उन्होंने सरकार के उच्च अधिकारियों से आग्रह किया कि इस भूमियों की जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए। इसी संबंध में लाभार्थियों से बात करते हुए हमारे सिटी विजन प्रतिनिधि वेंकटेश की विशेष रिपोर्ट। చేస్తాను సార్, మేము లేవలేకుండా ఆయన మా అన్న చచ్చిపోయిండు, మా వదిన చచ్చిపోయింది ఇక్కడనే సార్. అందరిని అడగండి మీరు సార్. మా అన్న నేను చేపించుకున్నాను సార్. రామచంద్రు, రామచంద్రు, సందా లక్ష్మీనారాయణ, మా ఇద్దరం చేసుకున్నాం సార్. మేము ఇద్దరం చేపించుకున్నాం. అప్పటి నుంచి ఇక్కడ గుడిసెలు వేసుకుంటే అక్కడ అంటే అక్కడ బీకేసారు, ఇక్కడ వేసుకుంటా అంటే సార్ ఈడ కూడా బీకేస్తారు. మా ఇరగదెంగుతారు కట్టెలన్నీ. ఎవరు ఇరగదెంగుతారు అంటే ఎవరు చెప్తలేరు సార్. మేము ఈడ ఊళ్ళో ఉండాలంటే ఏడ కిరాయి కూడా దొరుకుతలేదు సార్. ఎండలో మేము పెద్ద మనుషులం అయినాం సార్. तेलंगाना राज्य के दलित पत्रकारों को इस महीने की 26 तथा 27 तारीख को हैदराबाद शहर में विशेष प्रशिक्षण किया जाएगा। इस बात की जानकारी तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायण ने दी। अल्लम नारायण ने बताया कि तेलंगाना मीडिया अकादमी तथा तेलंगाना SC/ST जातियों के सहकारी विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण कक्षाओं में सम्मिलित होने वाले दलित वर्ग के प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार संयुक्त 9 जिलों के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जिला कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा लेना चाहिए। अल्लम नारायण ने बताया कि प्रशिक्षण पूर्ण किए पत्रकारों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। శిక్షణ తరగతులు దళిత జర్నలిస్టులకు మామూలు జర్నలిస్టులకు వేరువేరు శిక్షణ తరగతులు సాధ్యమేనా అంటే కొన్ని పరిమితుల మేరకి అన్ని జర్నలిజానికి సంబంధించిన శిక్షణ అంతా ఒకటే, కానీ ప్రత్యేకంగా దళితులు వాళ్ళ అస్తిత్వము, అణచివేత ఇట్లాంటివి ఉన్న పరిస్థితులలో వాళ్ళకు ఉండే ప్రత్యేక పథకాలు, తర్వాత సప్లాను, దళిత బంధు లాంటి పథకాలు కానీ, అట్లాగే వాళ్ళ రోల్ పాత్ర, అట్లాగే వాళ్ళ భాగస్వామ్యం మీడియాలో తక్కువ ఉన్నదనేది కూడా రుజువైన సందర్భం. కాబట్టి ఈ ప్రత్యేకమైన అస్తిత్వం మీద ఆధారపడి దళితుల కోసం ప్రత్యేకంగా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. YSRTP प्रमुख YS शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा यादाद्री भुवनगिर जिले में जारी है। वाहनों की हवा निकाल देने से वाहनों के मालिक आंदोलन पर उतरे, जिससे वहां काफ़ी हलचल मच गई। इसी क्रम में वार्ड सदस्य तालापल्ली श्रवण ने मांस काटने वाले हथियार के साथ वहां पहुंच गया। उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वाहनों के टायरों को काट दिया। इतना ही नहीं, वहां फ्लेक्सी बांध रहे व्यक्ति के हाथ में रस्सी थी, जिसे झटका मारकर खींच देने से YTP कार्यकर्ता के गले में रस्सी का फंदा बन गया। वह पीड़ित चीखने चिल्लाने से पुलिस ने श्रवण को पकड़कर उसे पुलिस थाने भेज दिया। इस बात की सूचना मिलते ही वहां पहुंची शर्मिला ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रास्ता रोको आंदोलन पर उतरी। उन्होंने पुलिस से मांग की कि श्रवण पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाए। शर्मिला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उनकी यात्रा को विफल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन वह अपनी योजना में सफल नहीं होंगी। अप्रैल से राज्य में राशन की दुकानों पर अमल की जा रही OTP व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
पुरानी पद्धति से लोगों का सामान जारी किए जाएंगे। आगामी 1 अप्रैल से राज्य भर के सभी राशन दुकानों में बायोमेट्रिक पद्धति द्वारा राशन देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। लोगों को बायोमेट्रिक तथा आइरिश पद्धति से राशन जारी किया जाएगा। अब राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए अनिवार्य रूप से राशन की दुकानों पर आना होगा। लोग अपनी इच्छानुसार बायोमेट्रिक या आइरिश पद्धति का चयन कर पुष्टि होने के बाद राशन प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि कोरोना के कारण राज्य सरकार ने फोन पर OTP की पद्धति अमल की थी।